बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। सो आज वो स्ट्रगल्स की और वो मॉडरेट की वो कहानी आज मैं आपके सामने रखूंगा। स्लाइड अगर आप मुझे दे पाए। थैंक यू। माई अर्ली ईयर्स, शुरू में जब मैं छोटा था तो मेरे मदर ने मेरे को पढ़ने के लिए मसूरी भेज दिया था एक हॉस्टल के अंदर में, और बहुत अच्छी उन्होंने मुझे तालीम दी। हमेशा अपनी कैपेसिटी से वो मुझे ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करती थी। और जब मैं स्कूल में था तो मुझे एक शौक लग गया स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का। तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, स्कूल का कैप्टन बना, 8th-9th क्लास में प्रोफेशनल कोचिंग लेनी शुरू कर दी और यूनिवर्सिटी को भी अपनी रिप्रेजेंट किया। और उस समय मैं सोचता था कि मैं आगे चल के स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाऊंगा। स्पोर्ट्स से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? स्पोर्ट्स से मैंने सीखा हार्ड वर्क, सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे ग्राउंड में देना, डिसिप्लिन डेफिनेटली, नेवर गिव अप एटीट्यूड। किसी भी स्पोर्ट्स में आप हर रोज़ नहीं जीत सकते। कुछ दिन आपके अच्छे होते हैं, कुछ दिन उतने अच्छे नहीं होते, जैसे ज़िंदगी में भी होता है। लेकिन जो एक दिन अच्छा नहीं जाता, अगला नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, एक नया मैच होता है। सो इसलिए सीखा नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी गिव अप ना करने का एटीट्यूड, हमेशा फाइटर या फाइट करने का एटीट्यूड। उसके बाद अच्छी चीज़ ये थी, जब मैं 6ठी या 7वीं क्लास में था तो किताबें पढ़ने की भी लत लग गई। उस समय स्ट्रेट मॉडर्न की किताबें आया करती थी जो कि प्रेरणादायक पुस्तकें थी, उनको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में ये सिलसिला आगे चलता रहा, थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे कैरेक्टर को स्टफ बनाने में। जब मैं कॉलेज में था मुझे नी इंजरी हुई, जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स का जो करियर था वो खत्म हो गया। उस दौरान मेरी घर में हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरी मदर बहुत एम्बिशियस थी। उन्होंने 20-22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, लेकिन साथ में उन्होंने बिजनेस भी किया। उन्होंने रशिया में कुछ गारमेंट्स भेजे थे, कपड़े भेजे थे, जिनकी पेमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा लॉस हुआ। ये बात उन्होंने फादर को बताई नहीं, खुद ही इंटरेस्ट वगैरह झेलती रही। और मुझे ये बात पता थी क्योंकि मैं शुरू से ही उनके बहुत क्लोज था। सो उन्होंने उस समय मुझे कहा कि बेटा कुछ बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ करते हैं मिलके। सो सबसे पहले टेलीमार्केटिंग का एक काम किया। दिल्ली में ही दरियागंज में एक गारमेंट्स की दुकान है, लीडिंग स्टोर करके, उन्होंने अपनी एक सेल लगाई थी। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, एडवर्टीजमेंट उस तरीके से नहीं होते थे। तो उन्होंने हमें अपना ग्राहकों का रजिस्टर दिया। हमारा काम था उनको कॉल करके बताना कि यहाँ इनकी इतने % ऑफ पे सेल लगी हुई है। उसमें जो पैसे मिल रहे थे वो बहुत कम थे, लेकिन चूंकि जो कॉलिंग करनी थी उसका बिल जो आता था वो 2 महीने बाद आना था, वो फिलहाल उस पैसे से घर चलना था। उसके बाद एक छोटी सेल्स जॉब करी, ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस शुरू किया। 96-97 में अगर आपको गाने सुनने होते थे तो मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो ऑडियो कैसेट्स चला करती थी साइड ए साइड भी। तो मेरा काम होता था उसको लेकर के शॉप टू शॉप जाकर सप्लाई करना। बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बिल्कुल उसमें अच्छा नहीं लगता था। क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती थी? जब मैं ऑर्डर लेने जाता था प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रॉब्लम तब होती थी जब मैं पैसे लेने जाता था। एक तो एक मुश्त में पैसे मिलते नहीं थे। सपोज किसी से अगर 50,000 रुपये लेने हैं तो आज वो 10,000 दे के बोलता था जी बाकी अगली बार देखते हैं। तो टुकड़ों में पैसे आते थे, कहाँ खर्च हो जाते थे पता नहीं चलता था, मुझे पैसे एक साथ देने पड़ते थे। दूसरी प्रॉब्लम उसमें ये थी कि जब मैं पेमेंट के लिए जाता था तो बहुत बार मुझे शॉपकीपर्स वेट कराते थे पैसे के लिए। तो मुझे ऐसा लगता था मैं अपने पैसे लेने नहीं आया, बल्कि मैं इनसे कोई उधार मांगने आया। तो वो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। सो उस बिजनेस को मैंने 1 साल के अंदर लॉस में वाइंड अप कर दिया। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था आगे मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग आई। हमारे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने मेरी मदर को कहा कि हिंदुस्तान में एक नए तरीके का बिजनेस आया है और आप जाकर के उस बिजनेस को देखो। उन्होंने हमें दिल्ली में एक घर का पता दिया। मैं मेरी मदर गए, एक ड्राइंग रूम में 20-25 कुर्सियां लगी हुई थी। तो वहाँ एक वाइट बोर्ड था। एक सज्जन आए, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में ये एक अमेरिकन कंपनी है जो आने वाली है और इसमें ये डेली नीड के प्रोडक्ट बनाती है, और अगर हम यहाँ से इनके साथ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ से सामान लेंगे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो और जो भी आपके नेटवर्क में कंजम्पशन होगी इसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा।
उसके बाद उन्होंने हमें कुछ विदेशी लोगों की तस्वीरें दिखाई कि जो लोग इस बिजनेस को 10, 15, 20 साल से कर रहे थे। सभी लोग के पास लग्जरी कार थी, वो बहुत अमीर अमीर वो लोग बने इस बिजनेस से। सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक पेपर पे नेटवर्क बन रहा था कि ये कंपनी इंडिया में आई नहीं थी, आने वाली थी, प्री लॉन्चिंग पर काम चल रहा था। तभी हमें पता लगा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर में एक इंडियन कंपनी है जो पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रही है। सो मैं और मेरी मदर गए उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए और कॉन्सेप्ट सेम था, दोनों में एक ही चीज़ बताई थी और दोनों में ये बात भी बताई गई थी कि अगर आप 5, 7, 8 साल इस बिजनेस को करते हो, उसके बाद नहीं भी कर पाते तो भी आपको कंटिन्यूस पैसा आता है। सो इस बात ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मुझे, मेरी मदर को। तो उन्होंने 3 अप्रैल को ज्वाइन किया और सबसे पहले उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और मुझे साइन अप किया। तो 3 अप्रैल को मेरा जन्म है इस इंडस्ट्री में। मुझे 24 साल हो गए आज इस इंडस्ट्री में कार्य करते हैं। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत होप के साथ में मैं इस बिजनेस में आया था। और जब मैंने जो प्रेजेंटेशन देखी थी, जो शख्स उस दिन प्रेजेंटेशन कर रहे थे वो एक गांव से थे और फौज से रिटायर्ड थे। क्योंकि वो उनका देहाती बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी उनको जो प्रेजेंटेशन वो अंग्रेजी में करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। लेकिन मेरे अन्य दोस्तों का ध्यान गया ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे। उन्होंने कहा ये कैसा आदमी है इस बिजनेस में, लेकिन मेरे मन ने कहा कि अगर ये व्यक्ति इस बिजनेस में 50-60 हज़ार रुपये कमा सकता है, मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैंने मेहनत करनी शुरू करी, लेकिन चैलेंज बहुत थे, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहला चैलेंज क्या था, मेरा सर्कल बड़ा लिमिटेड था। मैं स्पोर्ट्स में था तो सिर्फ स्पोर्ट्स के अलावा मैं रिजर्व नेचर का था, आज भी हूँ, बहुत कम लोगों से बात करता था, तो मेरा सर्कल बड़ा लिमिटेड था। दूसरी मेरा उस समय जो चैलेंज आया, मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे। तो मेरी मदर ने क्या किया, अपनी बहन को अपनी अलग लाइन में साइन अप कर लिया। तो जो मेरा कजन था ऑटोमेटिकली वो मेरा क्रॉस लाइन हो गया। उन्होंने अपने भाई को, जो कि मेरे मामा हैं और मेरी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, अपनी अलग लाइन में साइन अप कर लिया। तो ऑब्वियसली मेरे सारे रिलेटिव्स क्रॉस लाइन में चले गए। तो सर्कल लिमिटेड था, रिलेटिव को स्पॉन्सर कर नहीं पाया, लेकिन मेहनत बहुत करता था। हर रोज मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर ऑफिस पड़ता था। रोज शाम को बिजनेस मीटिंग्स होती थी, बिजनेस मीटिंग्स में जाना, 25-25, 30-30 लोगों को बुलाना। 30-30 लोग कहते थे हाँ हम आएंगे, आते कितने लोग थे? 99% कोई भी नहीं आता था। कभी मेरा दिन अच्छा हो तो एक आध व्यक्ति आ जाता था। पहला महीना रोज मेहनत करते करते बीत गया। इस इंडस्ट्री से मेरा पहला पेचेक था 155 रुपए का। उसके बाद मेरा दूसरे महीने का पेचेक आया 139 रुपए का। और जब इस तरीके के चेक आते हैं आपके, तो जो आपके खास दोस्त होते हैं वो आपको इतनी कमाल की बातें बोलते हैं जो बात मैं यहाँ पर आपको बोल भी नहीं सकता मंच से, राइट? इस तरीके की हौसला अफजाई आपकी करते हैं कि तू तो कहता है इस बिजनेस में बड़े पैसे कमाएंगे, ये कौन से पैसे हैं? मैंने कहा यार पता नहीं, ऐसे ही सिखाया है। लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट था। और इसके साथ साथ उस समय चैलेंज क्या था कि जो उस कंपनी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जैसे हम CNT बोलते हैं, वो हुआ करती थी शाम को 7 बजे। तो खत्म होते होते 8, साढ़े 8 बज जाते थे। क्लोजिंग वगैरह करते हुए 9 ऑफिस में बज गए, घर पहुंचते पहुंचते 10, साढ़े 10 बजते थे। मैं और मदर इकट्ठे होते थे, हमारे से पहले पहुंचने से पहले घर फादर पहुंच जाते थे। ऑब्वियसली उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो दिन भर काम करके आए और घर में कोई ना मिले, तो अक्सर उनका मूड खराब रहता था, वो इस बिजनेस को लाइक नहीं करते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। तो मैं उस समय मदर को एक ही बात बोलता था कि ये जो भी बोले आप 10-15 मिनट आप जवाब मत देना। अगर आप 10-15 मिनट जवाब नहीं दोगे तो सब शांत हो जाएगा, रात बढ़िया कटेगी। नहीं तो अगर आप रिएक्ट कर गई, अगर आप रिएक्ट कर गई तो रात काली हो जाएगी। मैं तो अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा, आपका लंबा घमासान युद्ध चलेगा। तो कुछ बोलना मत, चुप रहना, वो जो भी बोले बोलने देना, 10 मिनट बाद बोल के शांत हो जाएंगे। तो ऐसा अक्सर मैं उनको कहा करता था। उसके बाद मैं बड़ा फॉर्चुनेट था, मुझे एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। इंडिया में 1997-98 में ये बिजनेस क्या है किसी को पता नहीं था। तो उस कंपनी ने क्या किया था, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक फॉरेन ट्रेनर को वो लेकर के आए थे, जिन्हें 14-15 वर्ष का एक्सपीरियंस था इस बिजनेस को अमेरिका में और हांगकांग में और अन्य देशों में करने का। तो मैंने उनकी ट्रेनिंग सुनी, कमाल की ट्रेनिंग थी, 2-3 घंटे की। पहले उसको विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे सक्सेसफुल बनते हैं, और उन्होंने कुछ सक्सेस स्टोरी सुनाई इस बिजनेस की। जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उसने मुझे अंदर तक तो छू ही लिया था। जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद उस समय मोबाइल नहीं होते थे तो सेल्फी का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। तो उन्होंने अपनी जेब से अपनी विजिटिंग कार्ड की डब्बी निकाली
और उन्होंने कहा कि जिसको भी ये विजिटिंग कार्ड चाहिए ले सकते हैं, इसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप मुझे फोन करें, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। और दूसरा, अगर आप इस कार्ड को अपनी जेब में रखेंगे तो ये कार्ड हमेशा आपको प्रेरित करेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, लोग भागे उनके ऊपर विजिटिंग कार्ड लेने के लिए, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, धक्का देते हुए कोशिश कर रहे थे उन्हें छूने की। और क्योंकि वो फॉरेनर थे तो हमारे यहाँ उस समय और भी ज्यादा फॉरेनर्स का क्रेज होता था, लोग उनको छूना चाहते थे, उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। तो वो ऐसे लोग भाग रहे थे जैसे मानो वो विजिटिंग कार्ड नहीं 2-2 हज़ार रुपए के नोट बांट रहे हो। उस दिन मुझे एक विजन मिला। विजन क्या मिला कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूँ। वो कंपनी उनको साल के 1 करोड़ रुपया देती थी अपना नेटवर्क बनाने के लिए। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूं तो मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूं, नंबर 1, और उससे भी ज्यादा इतनी इज्जत मिल सकती है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को एज अ कैरियर के रूप में लूंगा। 98 में ये बात इम्पॉसिबल थी। कोई भी व्यक्ति सोचता था इसको स्कीम की तरीके से लेते थे कि इससे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे तो कमाए जा सकते हैं, बट कैरियर नहीं हो सकता इस बिजनेस के अंदर में। लेकिन मेरे दिमाग में बात आई कि और किसी काम को करने तो बात दूर है, सोचूंगा भी नहीं, और इसी बिजनेस में मैं अपना कैरियर बनाऊंगा। उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं छोड़ी, हमेशा बहुत रेगुलर रहता था। और जो भी मैं सीखता था वो मैं धीरे धीरे, मेरी सारे लोग तो ट्रेनिंग्स में मेरी तरह डेडिकेटेड नहीं थे, तो मैं घर पे चार्ट पेपर लगाकर उनको सिखाने लगा। मैं उनको सिखाने लगा अपने डाउनलाइंस को कि बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में, और उसके साथ साथ मैंने खुद भी प्रेजेंटेशन करनी सीखी और उनको भी सिखाई। क्योंकि मैं हर ऑफिस में बहुत रेगुलर था, तो उस कंपनी में सिस्टम क्या था, 4-5 लोग मिलकर प्लान दिखाया करते थे। तो एक दिन प्रेजेंटर कम थे, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप ये छोटा सा पार्ट है, 1 स्लाइड का पार्ट है, आप कर सकते हो? मैंने कहा जी कोशिश करूंगा। तो पहली बार जब उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया, 70-80 लोग सामने बैठे हुए थे, बढ़िया एयर कंडीशन हॉल था, लेकिन मेरे पसीने ऐसे निकल रहे थे जैसे मैं भट्टी में खड़ा हूं, और मेरा हृदय इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई बुलेट ट्रेन यहाँ किसी ने लगा दी हो। ये हाल था यार। लेकिन किसी तरीके से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करी। दूसरे दिन फिर मौका मिला, डर दूसरे दिन भी लगा, थोड़ा सा कम लगा। तीसरे दिन फिर मौका मिला, डर फिर भी लगा, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया। सो ऐसे मैंने प्रेजेंटेशन करना सीखा। 1-on-1 उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर लोगों को मीटिंग में लाना मुश्किल हो रहा है तो मीटिंग को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। सो मैंने 1-on-1 करनी शुरू कर दी, होम मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे यही चीज मैंने मेरे लोगों को भी सिखाने लग गया, जिससे धीरे धीरे टीम में प्रेजेंटर्स तैयार होने लगे। और उसके बाद हम ट्रेनिंग्स भी करने लगे अपने ग्रुप को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आया बिना ट्रेनिंग के इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। सो इस वजह से हमने उस समय छोटी छोटी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी शुरू करी। अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था। पहले 2 चेक तो मैंने आपको बता ही दिए। नवंबर का मेरा पे चेक आया 17,285 रुपए का, नवंबर 1998। उस समय ये बहुत अच्छी आमदनी थी, वो भी मेरे लिए, क्योंकि मैं तो जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था। उस समय क्लास 1 ऑफिसर्स की भी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं हुआ करती थी। सो उसके बाद माइंडसेट में हमेशा मेरी एक ही चीज रहती थी, सक्सेस ऑल द टाइम। हमेशा सक्सेसफुल कैसे होना है, कामयाब कैसे होना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको प्लान दिखाना है, यही चीज हमेशा चलती रहती थी। बस कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। 1 साल जब पूरा हुआ तो मुझे बेस्ट न्यू प्रेजेंटर का अवार्ड मिला 1999 के अंदर में, अप्रैल 99 के अंदर में। अक्टूबर 99 में मेरी पहली कार आई, व्हाइट कलर की सेंट्रो। 13 अक्टूबर 99 की बात है, मुझे आज भी याद है। और उस कार के पीछे मैंने ये भी लिखवाया था, वांट टू बी रिच, कॉल मी, और अपना मोबाइल नंबर भी लिखवाया था। एंड सो ये 99 की बात है। उसके बाद नवंबर 99 में मुझे मौका मिला मेरे पहले फॉरेन ट्रिप पे जाने का। हांगकांग, चाइना, वियतनाम। हांगकांग तक तो हमने फ्लाई किया था, हांगकांग से फिर हमने ये शानदार क्रूज लिया, और इस पे मेरे पेरेंट्स ने भी क्वालिफाई किया। मेरे 6 डाउनलाइन, मेरे मदर एंड फादर, एंड साथ में मेरे मामा। सो हम लोग इस ट्रिप के ऊपर गए थे। ये मेरा लाइफ का पहला फॉरेन ट्रिप था। ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड था। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा
तो मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा, क्योंकि उस जब तक वो आपकी पासपोर्ट में मोहर न लगाए तो आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर आपने कितने लोगों को बाहर भेजा होगा? उसने बड़े अकड़ के कहा लाखों लोगों को। मैंने कहा सर आप कभी गए हैं? बोला नहीं। मैंने कहा सर बुरा मत मानना, आप कभी जाओगे भी नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा सरकार आपको एलटीसी देती है इंडिया में घूमने के लिए, और 80% सरकारी जो लोग होते हैं उसके भी झूठा बिल बना के पैसे खा जाते हैं। तो बोला, अब उसको अजीब सा लगा। उसने कहा तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा सर मैं आपके जैसे लोगों की मदद करता हूँ कि पार्ट टाइम में काम करें और फ्री में फॉरेन ट्रिप जाए, जैसे मैं जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी जा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ सर आप भी जा सकते हो, आप खाली मोहर लगाने के लिए थोड़ी हो, अपने पासपोर्ट पर भी मोहर लगवाओ सर। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? मैंने एक विजिटिंग कार्ड दिया अपना। मैंने कहा बोला सर 5 दिन बाद वापस आऊंगा तो कॉल करना। मैं तो ये कह के भूल गया, वहाँ मस्त हो गया। लेकिन जब मैं वापस आया 7 दिन बाद उसका कॉल आया। उसने कहा आपको याद है आपने मुझे ऐसे ऐसे कहा था? मैंने कहा हाँ जी याद है। बोला क्या करना है? मैंने कहा सर ये पता है, यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ बिजनेस मीटिंग होती है, वो आपको बताएंगे क्या करना है। बोला ये तो बहुत दूर है। तो मैंने कहा सर फॉरेन ट्रिप भी तो फिर बहुत दूर है ना सर। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और आ गया, 1.5 घंटे का सफर तय करके बिजनेस मीटिंग देखने के लिए। अंदर बैठा दिया, बैठने के बाद बाहर निकला। बोलो क्या करना? मैंने कहा सर ये फॉर्म भरना है, ऐसे ऐसे काम करना। उसने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही मैं इतना एक्साइटेड रहता था हर समय, क्योंकि हर समय मेरे दिमाग में यही चीज़ चलती रहती थी कि लाइफ, गाड़ी ले ली, फॉरेन ट्रिप ले लिया, आगे आने वाली ज़िंदगी बड़ी कमाल की है, आगे आने वाली ज़िंदगी बड़ी कमाल की है। एक बार मुझे याद है मैं एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए। पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, लंच टाइम था और वहाँ ऑफिसेस बहुत ज़्यादा थे। सिर्फ एक टेबल पे 2 लोगों के आमने सामने बैठने की जगह थी। वहाँ एक चेयर खाली थी। सामने एक बड़ा स्मार्ट सा लड़का बैठा हुआ था, टाई वाई लगा के। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कोई है? बोला नहीं। मैंने कहा क्या मैं बैठ सकता हूँ? बोला हाँ हाँ। मैं बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा, वो भी वेट कर रहा था अपने खाने आने की, मैं भी वेट कर रहा था खाना आने की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? तो उसने बताया मैं टाटा कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में काम करता हूँ। मैंने कहा गुड। मैंने कहा भाई आप पार्ट टाइम में काम करके फुल टाइम से ज़्यादा पैसे कमाने चाहेंगे? तो उसने कहा ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। बोला कैसे? मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंपल लंच करने गया था। मैंने कहा पेन दिखाओ। मैंने उसका पेन लिया, सामने टिश्यू पेपर पड़ा हुआ था टेबल पे। टिश्यू पेपर पे उसको प्लान दिखाया, 15-20 मिनट का प्लान दिखाया होगा। उसके बाद उसने जेब से, उस समय ज्वाइन करने के 2000 रुपये लगा करते थे, उसने जेब से, अनजान आदमी था, 2000 रुपये निकाले। बोला भाई मेरा फॉर्म भर देना और ऐसे ऐसे ये मेरी डिटेल है, मेरे को ज्वाइन करा देना। ये जो मैंने आपको पेचेक दिखाया था, 17,000 रुपये का पेचेक जब आया था, उस दौरान क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं होते थे। तो कंपनी आपको चेक के रूप में कोरियर से चेक आपके घर में भेजती थी, आप बैंक में जाते थे, चेक जमा करते थे, 2 दिन बाद आपकी पेमेंट आती थी। ये सिस्टम था। तो वो चेक लेके मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने बस पकड़ी अपने ऑफिस जाने के लिए, जहाँ पे बिजनेस मीटिंग होती थी शाम को। जैसे ही मैं बस में बैठा, मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैंने कहा कुछ और करना चाहोगे? वो पहले ही जिंदगी से परेशान था। उसने कहा मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, ऐसे करके सोया हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सो आराम से। थोड़ी देर बाद वो उतर गया, एक नया लड़का आकर के बैठा। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? उसने कहा दयाल सिंह कॉलेज से मैं BA कर रहा हूँ। मैंने कहा यार पढ़ाई के साथ साथ में पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम से ज़्यादा या अपने प्रोफेसर से ज़्यादा पैसे कमाना चाहोगे? उसने कहा क्या क्या डिपेंड करता है, अगर पैसे अच्छे होंगे तो जरूर। मैंने चेक निकाल के दिया। मैंने कहा इतने? बोला इतने में तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे चाचा से मिलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अगले स्टॉप पे मेरे ऑफिस का स्टॉप है, वहाँ उतर जाना, मेरे साथ चलो, वहाँ बताएंगे ये पैसे कैसे आते हैं। उसने कहा चाचा वाचा को बाद में देखेंगे, चलो जहाँ भी आप ले जा रहे हो। उसको मेरे साथ बिजनेस मीटिंग में बैठा, बाहर निकला, सेम उसने ज्वाइन किया, उसके साथ मेरा नेटवर्क बना। मुझे समझ में नहीं आता, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है। लोग नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान में सब चीज़ की कमी हो सकती है, लोग की कमी तो कभी नहीं हो सकती। तो एक्चुअल में लोगों की कमी नहीं होती, हमारे अंदर एक्साइटमेंट की कमी होती है। हमें अपने ड्रीम्स पर विश्वास नहीं होता। अगर हम एक्साइटेड हैं और हमें पूरा भरोसा अपने ड्रीम्स के ऊपर में, तो लोग तो अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जनवरी 2000 आते आते 50,000 की इनकम पहुंच गई। अप्रैल तक आते आते 70,000 हो गया। अप्रैल 2000, यानी इंडस्ट्री में मुझे 2 साल हो गए थे। उस समय 70-75 हज़ार रुपये, आज से 22 साल पहले, एक बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी, राइट? तो
तो मुझे ऐसा लगा यार अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई, बढ़िया पैसे आ रहे हैं, कार भी है, फॉरेन ट्रिप भी है, ट्रेनिंग में भी मजा आ रहा है, लोग इज्जत भी कर रहे हैं, आहा जिंदगी इससे अच्छी नहीं हो सकती और अब सारी जिंदगी ऐसे ही मजा आएगा। लेकिन लाइफ ना कभी ऐसे चलती नहीं है, लाइफ रोलर कोस्टर की तरीके से होती है। जैसे आप ईसीजी वाली मशीन देखते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं। चैलेंज क्या आया, मई 2000 में इंडिया में बाइनरी कंपनी का आगमन हुआ, दो टांग वाले, राइट, हाँ, दो टांग वाली कंपनियों का आगमन हुआ। अच्छा, ये दो टांग वाली जब कंपनी आई, ये क्या कहती थी, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। अब लोग बड़े खुश होते थे, प्रोडक्ट नहीं, अच्छा प्रोडक्ट का जिक्र ही नहीं, हाँ प्रोडक्ट का जिक्र ही नहीं, पैसे डॉलर में मिलेंगे, वीकली पैसे मिलेंगे, सारे के सारे लालच में वो दो टांग वाली कंपनी में घुसने लग गए, राइट। अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये ऊपरी चीज है, ऊपरी ही दिखावा है, लेकिन जो भी। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मेरी टीम में उस समय 14 फुल टाइम लीडर्स थे, उसमें से 12 लोग ये दो टांग वाली कंपनी में चले गए। एक सामने बैठे हैं और गए तो गए, कोई बात नहीं। दिक्कत क्या थी कि हम लोग बहुत क्लोज होकर काम करते थे, क्योंकि लगभग हम सबकी एज एक जैसी थी, 2-4 साल आगे पीछे। सभी ने कैरियर के रूप में इस बिजनेस को लिया था। डेली शाम को मीटिंग के बाद में हम लोग उठते बैठते खाते पीते थे, तो हमारी बॉन्डिंग बड़ी क्लोज थी। अब वो क्लोज बॉन्डिंग में से जब 12 लोग चले गए, वो मेरा मामा भी चला गया, तो सब लोग उनसे पूछते थे मेरे बारे में कि वो नहीं आए, बोले आज आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, आप तो काम करना शुरू करो। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना था। अब एक तरफ तो मेरा बिजनेस नीचे गया, दूसरा कंपनी में देखती थी कि ये सारी इसकी खास टीम, खास लोग वहां चले गए, वहां चले गए, ये भी जाने वाला, तो कंपनी अलग डाउन करती थी। बड़ा अजीब सा माहौल बन गया, बड़ा डिप्रेशन हुआ थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जल्दी मैंने अपना माइंड सेट किया। माइंड सेट क्या किया, मैंने एक कहानी पढ़ी, उस कहानी ने मुझे बहुत टच किया। कहानी क्या थी, एक बहुत मशहूर पेंटर थे, M.F. हुसैन साहब की तरह। उन्होंने उनकी जितनी भी जिंदगी में पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी, उसकी एक एग्जीबिशन लगी थी। उस एग्जीबिशन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से उनकी सारी पेंटिंग्स जल गई। जब सारी पेंटिंग जल गई, लोग बाहर खड़े हुए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, फायर ब्रिगेड आई हुई थी, लेकिन आग बहुत भीषण थी, उसमें बचना बुझाना कुछ नहीं था। तो वो खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ लोगों ने सोचा इनका दिमाग हिल गया, क्योंकि इनकी सारी पेंटिंग्स, इनकी सारी जिंदगी की जो मेहनत थी वो खराब हो गई। तो कुछ लोग डॉक्टर को फोन करने लगे। तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि जितना मैंने काम किया था वो सब चला गया। अब मेरे पास, अगर मेरे पास वाकई टैलेंट है, तो मैंने एक बार ये पेंटिंग बनाई थी, आज मेरे पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर दोबारा बनाऊंगा तो इसको बेहतर बना सकता हूं, तो पहले से बेहतर काम कर सकता हूं। और दूसरा, अगर मेरे में टैलेंट नहीं है, ये पेंटिंग बाय चांस बन गई थी, तुक्के से बन गई थी, तो बिना टैलेंट के भगवान ने इतने साल इतना पैसा दिया, इतनी इज्जत दी, तो भी तो क्यों रो रहा है, तेरे पास रोने का कारण क्या है। तो मुझे भी ये बात समझ में आई। मैंने 2 साल सीखा इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क बनाना, मेहनत करी, काम किया, नेटवर्क बनाया। नेटवर्क ही तो गया है ना, जिंदगी तो नहीं गई, मैं तो हूं, दोबारा बना सकता हूं। तो ये मैंने मेरा माइंड सेट किया, मैंने कहा यार मैं दोबारा बना सकता हूं। और मैंने अपनी ग्रुप की रिपोर्ट निकाली, उसमें फोन कॉल उनको नीचे नीचे करना शुरू किया। कोई 10वें लेवल पे होगा, कोई 50वें लेवल पे होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो मेरा बिजनेस दोबारा से उठाना था। सो मैंने उनको फोन कॉल किया, मैंने बताया जी मैं सिद्धार्थ सिंह बोल रहा हूँ, आपके ग्रुप में आता हूँ, यदि आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए तो मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए, बताइए कब कब मुलाकात हो सकती है। ऐसे जा जाके मैंने लोगों के घरों में विजिट करी, चाय के ऊपर में, और होम मीटिंग्स करनी शुरू करी। पहले से एक्टिविटी डबल ट्रिपल कर दी एंड और लोगों को रिक्रूट भी करना शुरू कर दिया। होम मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, एक्टिविटीज बढ़ा दी, ट्रेनिंग्स और ज्यादा करनी शुरू कर दी। लोग एक बेसिक गलती इस बिजनेस में क्या करते हैं, अगर उनका कोई भी ग्रुप या कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाता है, वो उसी के ऊपर होते रहते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं। आपको उसके ऊपर रोना नहीं है, जो चला गया। जैसे बंदर का बच्चा होता है, बंदर का बच्चा अगर मर जाए ना, बंदर उसको छोड़ता नहीं है, सीने से लगाए लगाए घूमता रहता है। तो जो तितंजलि जिसको दे दी, उसको बंदर के बच्चे मत बनाओ, उसको चिपका के मत घूमो, उसको छोड़ो, नए काम के ऊपर फोकस करो। सो ये काम मैंने करना शुरू किया। सो ट्रेनिंग बढ़ा दी, ट्रैवलिंग बढ़ा दी, नॉर्थ ईस्ट तक ट्रैवल कर, एक ग्रुप था जो नॉर्थ ईस्ट में था, मणिपुर इम्फाल में, वहां भी मैं गया बस से। गुवाहाटी से मुझे आता है 1.5 पौने 2 दिन लगे थे पहुंचने में। उस समय वहां ऐसी जगह थी, हिंदी बैन थी,
बड़ा 6 बजे तक ही काम करना होता था, 6 बजे के बाद होटल में जाके घुसना होता था। बड़ी बड़ी अजीब सी जगह थी, मैंने तो देखा नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ हिंदी भी बैन हो, लेकिन इस बिजनेस ने ऐसी ऐसी जगह हमें पहुंचाया। उन लोगों के साथ में काम किया, भाषा की दिक्कत थी, जो भी था, सो हर जगह ट्रैवलिंग बढ़ा दी, मीटिंग्स बढ़ा दी, नतीजे बुक्स और ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दी। एक गलती और लोग करते हैं, जब जिंदगी में कठिन समय आता है तो वो अच्छी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। जब भी आपको कठिन समय आए, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको उस समय और भी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की जरूरत पड़ती है, अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है ताकि वो दोबारा से स्वस्थ हो सके। वो हम अक्सर कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में जब हम बीमार होते हैं, बीमार इन द सेंस मेंटल रूप से जब हमें चैलेंज आता है, तो हम अच्छी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो मैंने किया कि मैंने अपनी बुक्स और ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दी ताकि मेरा माइंड सेट जो है वो सही रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में है आपका माइंड सेट, आपका स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? सिंपल सी चीज़ है, दो तरीके के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, लो स्टेट ऑफ माइंड, हाई स्टेट ऑफ माइंड। लो स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अगर आप सोच रहे हो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरे पास ये खर्चे, मेरे पास वो खर्चे, तो ऑटोमेटिकली आप कैसा फील करोगे? डाउन एंड डिप्रेस फील करोगे। इसे कहते हैं लो स्टेट ऑफ माइंड। नाउ लो स्टेट ऑफ माइंड में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ है हाई स्टेट ऑफ माइंड। हाई स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अगर आप सोचो आपकी जेब में कोई पैसे भी नहीं है, लेकिन सिंपली आप सिर्फ सोचो कि आने वाले समय में मैं कमाऊंगा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना, मेरे पास एक लग्जरी कार होगी, मेरा बिजनेस हर जगह होगा, जहां भी मैं जाऊंगा लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे और मेरी जिंदगी कमाल की होगी। अगर आप सिर्फ ये सोच भर लो तो आप ऑटोमेटिकली हाई स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। उसके बाद 2002 में एक वाकया हुआ। उस कंपनी में एक लेवल होता था जिसको बोलते थे डायमंड। वो हमारे जैसा डायमंड नहीं था, आप समझ सकते हैं जैसे हमारे पे यूसीडी या डीसीडी आप समझ लीजिए, लेकिन वो डबल पीवी वाले नहीं, वो एक्चुअल वाले हैं। हाँ, वो नकली वाले नहीं। तो वहाँ पर जो डायमंड बनता था उसे बिजनेस क्लास में कंपनी ले जाया करती थी। तो बिजनेस क्लास में क्या होता है, जैसे बिजनेस क्लास में बड़ा सा सोफा होता है, जैसे हमारे माननीय व्यक्ति बड़े से सोफे में बैठे हैं, तो ऐसा सोफा होता है, पूरा रिक्लाइन हो जाता है प्लेन में, आप पूरा आराम से उसमें बेड बन जाता है, लेट सकते हैं। स्पेशल सर्विस होती है खाने की, पीने की, हर चीज़ की, और बड़ी इज्जत मिलती है। और साथ में जो डायमंड थे उनको बिजनेस क्लास में भी ले जाया जाता था, साथ साथ उनको रहने के लिए स्वीट्स दिए जाते थे। यानी नॉर्मल 5 स्टार रूम में तो सभी रहते थे, लेकिन नॉर्मल रूम की जगह उनके रूम बड़े होते थे, स्वीट होते थे विद ड्राइंग रूम। तो 2002 में जब मैंने देखा ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है, तो मैंने एक प्रण लिया कि अगले साल डायमंड बन के आना है, बिजनेस क्लास में आना है और स्वीट में रहना है। तो वापस आकर और ज्यादा वर्किंग बढ़ाई और ज्यादा अपने ऊपर काम किया। 2003 में पेरिस जाने का मौका मिला, बिजनेस क्लास गया, राइट। मैं मेरे पेरेंट्स भी उस ट्रिप के ऊपर थे, और उसके बाद इनकम भी 1.25 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई थी। लाख रुपए के आसपास मदर के आते थे, तो 2.5 लाख रुपए के आसपास घर में आते थे। लाइफ मुझे लगा इससे बढ़िया लाइफ हो नहीं सकती। 2004 में स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड एंजॉय किया। सामने लोकेश जी बैठे हैं, वो मेरे साथ उस ट्रिप पे थे। विशाल अभी इधर बैठे हैं, वो भी मेरे साथ इस ट्रिप के ऊपर थे। उस ट्रिप की एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। वो जो हमारा होटल था सिटी से थोड़ा सा दूर था, तो उस होटल ने अपनी बस लगाई हुई थी जो लोगों को मार्केट तक छोड़ती थी, मार्केट से लेके आती थी। तो उस बस पे जब हम, छोटी बस थी, मिनी बस थी, जब हम वापस आने लगे तो पूरी सीट भर गई। पीछे लगेज की बहुत सारी जगह थी वहाँ पे, तो मैं लोकेश जी लगेज की जगह पे जाके बैठ गए। अब वो जो गोरे लोग होते हैं उनका सिस्टम, वो बहुत सिस्टम से चलते हैं। तो आया, उसने हमें उतार दिया, बोला जी लगेज वाली जगह पे मैं बैठा नहीं सकता, आप उतर जाओ। तो जैसे ही उसने मुझे उतारा, अब मैं उस समय टॉप इंडस्ट्री के ऊपर टॉप, इतनी सक्सेस, इतना सब कुछ, तू मुझे क्या उतारेगा? मैंने कहा छोड़, लोग इस टैक्सी से चलते हैं। हाथ दिया, मर्सिडीज एस क्लास आके रुक गई, गोरा ड्राइवर ऑब्वियसली। अब लोग बैठा, अब लोकेश मुझसे कह रहा है बाबू इसका किराया कितना होगा? मैंने कहा पता नहीं यार, जितना भी होगा देखते हैं। अब वहाँ क्या मीटर जो है वो बड़ी तेज चलता है, वो मीटर भी यूरो में चल रहा था। तो 1 यूरो इज इक्वल टू 70-75 रुपए के आसपास। तो लोकेश सेठी मुझसे बोला बाबू कोई 2 की दुकान ढूंढ लो यार, एक से घुसो दूसरों से निकल लो, तुमने सबके सामने हाथ दे के बैठ तो तुम गए, इसका बिल कौन भरेगा? मैंने कहा चिंता मत कर, हम ही भरेंगे, टेंशन मत ले। सुबह स्विट्जरलैंड का ट्रिप था, लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, अच्छा सब कुछ कंफर्टेबल। उसके बाद 2003 में मैंने अपनी दूसरी कार खरीदी, स्कोडा एक्टिविया, जो कि उस समय 12-13 लाख रुपए की आती थी।
उस समय उस कंपनी में ये पहली कार थी जो 10 लाख रुपए से ऊपर किसी ने ली होगी। इनफैक्ट इंडस्ट्री में शायद ऐसी पहली कार थी तो किसी ने 12 लाख रुपए की कार ली। उसके बाद नया घर भी ले लिया, बड़ा घर ले लिया, बड़े घर में चले गए, लाइफ बहुत कंफर्टेबल। मुझे ऐसा लगा अब जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं आती रहती हैं। और जब जो परीक्षा या टफ टाइम आता है वो आपको पहले से बेहतर बनाने के लिए आता है। ये उस समय हमें रियलाइज नहीं होता। 2005 में टफ टाइम शुरू हुआ। टफ टाइम क्या शुरू हुआ, उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई। मैनेजमेंट चेंज इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो बिजनेस मीटिंग्स होती थी पूरे इंडिया में, जैसे हमारे यहाँ CNT होती है, वो बंद कर दी। वो बंद कर दी। सेमिनार होते थे, सेमिनार्स बंद कर दिए। अब अगर मीटिंग बंद हो जाएगी, सेमिनार बंद हो जाएगी, आप बताओ बिजनेस को आप कैसे बिल्डअप करोगे, कैसे उसको आप आगे लेकर के जाओगे। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद काफी सारे प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू किए। कई ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आए जो अच्छे नहीं थे। प्लान को लेकर बहुत सारे चैलेंज थे, प्लान में पैसा नहीं था। सो बहुत सारे चैलेंज उस समय लाइफ में 2005 में आए, जिसके वजह से हुआ क्या, और भी चैलेंज बढ़ने लगे। जैसे मैंने कहा, प्लान में पैसा नहीं था तो उस समय बड़ा मुश्किल था सिटी में किसी को मोटिवेट करना कि फुल टाइम कैरियर के रूप में इस बिजनेस को आप लो। तो वहां पर मैंने देखा एक हमारे लीडर थे, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वहां बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो मैंने उन्हें कहा, भाई आप मेरी एक मीटिंग कर दो, मैं भी देखना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो उन्होंने मेरी एक मीटिंग करी। मुझे समझ में आ गया, अरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खेती में होने वाले खर्चों को कम करता है, पैदावार को बढ़ाता है, जमीन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वहां से मुझे समझ में आया, अगर कामयाब होना है तो बेटा टाइम आ गया, टाइम उतार दे, पैंट उतार दे, टाई पैंट उतार के, कमीज उतार के, अब समय आ गया कुर्ता पजामा पहनने का। तो मैंने कुर्ता पजामा पहना और गांव में जाकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आसान नहीं था। उस समय क्या था, गांव में लाइट अब ना के बराबर आती थी, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। और जितने भी मेरे क्लोज लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है मुझे गर्मी से बड़ी सख्त एलर्जी है। गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। दूसरा उसके साथ में परेशानी क्या थी, रोड बड़ी खराब थी, तो बहुत समय लगता था काम करने में, बहुत समय लगता था। तो ये सारे चैलेंजेस थे। लेकिन उन्हीं चैलेंजेस में 5-5 दिन 6-6 दिन गांव में रह के काम किया। और मैं खेती का छोटा खा भी नहीं जानता था, हालांकि वो गांव से छुट्टियों में जाता था। और लेकिन जब वो प्रोडक्ट सीख लिया तो जो लोग मेरे को इंट्रोड्यूस करते थे वो कहते थे ये आएगी खेती के डॉक्टर। में हंसता था अपने को, मैं गाय के डॉक्टर, खाली एक प्रोडक्ट बता मुझे, तो बस इसके बारे में जो मर्जी पूछ लो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो उनके साथ में बिजनेस बिल्डअप किया। वहां से थोड़ी सी सांस आई, थोड़ी सी चलने लायक रहे। 2007 का जो साल है वो लोएस्ट पीरियड एवर था, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि एंटायर नेटवर्किंग इंडस्ट्री के लिए पूरे देश में। क्योंकि उस समय स्थिति क्या थी, स्थिति ये बन गई थी कि किसी की भी कमाई जो है वो ज्यादा नहीं थी, तो कमाई के चैलेंज बहुत ज्यादा थे। और एंटायर इंडस्ट्री में उस समय बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था 2007-8 में इस इंडस्ट्री को लेकर के। चैलेंज क्या हुए, सबसे पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के कर्जे चढ़ने लग गए। हाँ, ये बड़ा बढ़िया है। होम लोन, एक होम लोन लिया था, घर जो लिया था ICICI से होम लोन था। एक दिन फोन कॉल आया कि आप हमारे पर अपना लोन ट्रांसफर करा लो, हम आपको इतने टॉपअप पैसे और दे देंगे। अब आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे मजा आ गया। तो मैंने कहा जी कर दो। तो वो एक प्राइवेट लेंडर थे, GE मनी। उन्होंने क्या किया, 13 साल का लोन मैंने साइन अप किया था उनके साथ में, बिना बताए उसको 39 साल का बना दिया। जब ये डॉक्यूमेंट पढ़ा मैंने और मेरी मदर ने तो हमारे पसीने आ गए। मुझे लगा 39 साल मतलब मैं तो बूढ़ा होऊंगा ही होऊंगा, मेरा बेटा भी बूढ़ा हो जाएगा इस लोन को देते देते। उनके साथ में केस किया क्योंकि ये सरासर फॉर्जरी थी। लेकिन आप करते क्या हो, जब आप होम लोन लेते हो आपसे इतने साइन कराते हैं, इतने साइन कराते हैं, इतने साइन कराते हैं। पहली बात तो साइन खत्म होते होते आप खुद भूल जाते हो कि ये मेरे साइन है, और लगभग सब कुछ लिखवा लेते हैं वो। तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों से डरना। तो ये एक चैलेंज आया। उसके बाद में और क्या चैलेंज आया, हाँ, इतनी प्राइड जैसे जो स्कोडा कार खरीदी थी वो बिक गई। अब एक सेकंड हैंड कार आ गई, सेकंड हैंड कार लेनी पड़ी नाम सब। अब सेकंड हैंड कार वो ऐसी थी, वो चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी। उस गाड़ी में इतनी बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की पानी की बोतलें रखनी पड़ती थी, क्योंकि थोड़ी देर में गर्म हो जाती थी, उसको उसमें डाल के उसका काम चलाना पड़ता था। तो क्या करें, ऐसे ही था। दिसंबर में
सक्सेस बाय म्यूजिक नहीं आया पहले भी, अभी देख क्यों नहीं आया। दिसंबर 2007 में मैंने मुजफ्फरनगर में सक्सेस बाय चॉइस करी, और उसमें एक जितने भी आप लोगों ने सक्सेस बाय चॉइस करी, आपको पता है हमारी पहली एक्सरसाइज होती है, आप लिखते हैं आपकी करंट लाइफ कैसी चल रही है, आपके करंट फाइनेंसेस क्या हैं, करंट कार कौन सी है, आपकी फिलहाल जिंदगी कैसी है। तो जब मैंने ये एक्सरसाइज मैंने आपको खुद करी, मैंने खुद लिखा मेरी आज का जीवन कैसा है, तो उस समय मेरा आज का जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। पैसे कम, गाड़ी सेकेंड हैंड, घर प्रॉब्लम, हर जगह इश्यूज प्रॉब्लम 6 से 7 पन्ने भरे थे। 6 से 7 पन्ने भरने के बाद में जब फ्रस्ट्रेशन सारी कागज पे निकल गई, उसके बाद में उसको मैंने जला दिया। जलाने का अर्थ होता है कि ये चीज अब मेरी जिंदगी से चली गई। उसके बाद सक्सेस बाय चॉइस में हम सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं आपका जीवन कैसा होना चाहिए। सो कैसा होना चाहिए के ऊपर में हाउ इज माई लाइफ टुडे में मैंने 13 पेजेस लिखे कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, मेरा ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये कार होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, सुकून भरी जिंदगी होनी चाहिए, और लाइफ ऐसी कंफर्टेबल होनी चाहिए। सो ऐसे करके 13 पन्ने मैंने लिखे। 13 पन्ने लिखने के बाद में उसको मैंने रिकॉर्ड किया, अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया, और उसको मैं 15-20 दिन तक लगातार सुनता रहा सॉन्ग्स के साथ में। सो इस सॉन्ग के साथ में मैं उस गाने को सुना करता था।